जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकारवाद के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जरूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चले। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवाद के बारे में क्या विचार हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन मानवशास्त्रियों में प्रमुख प्रकारवादी हैं, अर्थात मानवशास्त्रियों में प्रकारवाद के दूसरे प्रमुख प्रवर्तक के रूप में सर्वश्री रेडक्लिफ ब्राउन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि सामाजिक संरचना और प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब समाज और जीवित सावयव की समानता को स्वीकार कर लिया जाए, और इसी समानता के आधार पर रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने प्रकारवादी विचार का उल्लेख किया है, प्रकारवादी सिद्धांत का उल्लेख किया है। रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकारवादी सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो ब्राउन का जो प्रकारवाद के संबंध में जो विचार हैं वो मुख्य रूप से दो तथ्यों पर, दो बातों पर आधारित हैं, जिसमें से पहला है कि ब्राउन का मानना है कि सावयवीवाद और प्रकारवाद में अविच्छिन्न संबंध है, और दूसरा है कि उनका ये मत है कि प्रकारवाद समाज तथा जीवित सावयव की समानता पर आधारित है। यानी रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकारवाद के बारे में संपूर्ण विचार है वो इन्हीं दो तथ्यों पर आधारित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकारवाद को किस तरह से स्पष्ट किया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकारवाद के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करते हुए बताया है कि उनका ये मानना है कि सामाजिक संरचना कोई अखंड व्यवस्था नहीं है, यानी सामाजिक संरचना अनेक इकाइयों की क्रमबद्धता है। अनेक छोटी बड़ी इकाइयों और तत्वों से मिलकर के ये हमारी सामाजिक संरचना बनी हुई होती है, और इस सामाजिक संरचना की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सामाजिक संरचना कोई अखंड व्यवस्था नहीं है, इसका निर्माण अनेक इकाइयों से, अनेक तत्वों से मिलकर के हुआ है। यानी सामाजिक संरचना अनेक इकाइयों की एक क्रमबद्धता है, उनको एक व्यवस्थित तरीके से आपस में अरेंजमेंट करके सामाजिक संरचना का स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो इस सामाजिक संरचना की जो पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो अपने लिए भिन्न भिन्न कार्यों को करती हैं। यानी सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो अपने लिए पूर्व निर्धारित जो उनकी भूमिका है, उन्हीं पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को, पूर्व निर्धारित कार्यों को करती हैं। और दूसरी विशेषता ये है इस सामाजिक संरचना की कि सामाजिक संरचना को संगठित बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं अपने अपने पूर्व निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरा जो कार्य है वो ये करती हैं कि वो सामाजिक संरचना के अस्तित्व को बनाए रखने में, सामाजिक संरचना के संगठन को बनाए रखने में योगदान देती हैं। तो इस तरह से ब्राउन का मानना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार का कार्य करती हैं। एक कार्य तो उनका जो अपना व्यक्तिगत है, वो जो अलग अलग कार्य उनके लिए निर्धारित है उन कार्यों को करती हैं। दूसरा कार्य वो ये करती हैं कि अपने कार्य को करने के साथ साथ वो सामाजिक व्यवस्था को संगठित बनाए रखने का काम भी करती हैं। और ब्राउन का मानना है कि इसी से, यानी सामाजिक संरचना को संगठित बनाए रहने के कार्य के कारण ही वास्तव में सामाजिक संरचना का अस्तित्व संभव हो पाता है, अस्तित्व उसका बचा रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है।
अपने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को, अपने प्रकार्यवादी संबंधी विचार को और अधिक स्पष्ट करते हुए ब्राउन ने लिखा है कि एक सावयव का जीवन, उसकी संरचना और उसके जो प्रकार हैं उनको हम सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले जो विभिन्न तत्व हैं और उनके जो विभिन्न कार्य हैं उनके आधार पर हम समझ सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है वो एक सावयवी संरचना और एक सामाजिक संरचना की समानता के ऊपर आधारित है। यानी अपने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में, अपने प्रकार्यवादी सिद्धांत में रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को समझने से पूर्व इसकी विभिन्न इकाइयों के प्रकारों को समझना आवश्यक बताया है। यानी उनका ये कहना है कि अगर आप सामाजिक संरचना को समझना चाहते हैं तो इस संरचना को समझने से पहले इसका निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं और उनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकार्य हैं उनको समझना आवश्यक होगा, तभी आप सामाजिक संरचना को वास्तव में समझ सकते हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन का जो संपूर्ण जो दृष्टिकोण है प्रकार्यवाद के बारे में, उन्होंने अपने विचार को, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको आप लोग जानते हैं या अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है कि ब्राउन की जो प्रमुख पुस्तक क्या है, तो उसमें उनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है आदिवासी समाज में संरचना और प्रकार्य। इस पुस्तक में रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयाँ और उनके प्रकारों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। अपने इस पुस्तक में आदिवासी समाज में संरचना और प्रकार्य में रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यवाद के बारे में दो तरह की बातें बताई हैं। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि प्रकार्यवाद सामाजिक जीवन और सावयवी जीवन की समानता पर आधारित है। यानी ब्राउन का ये कहने का आशय है कि सामाजिक संरचना और सावयवी संरचना यानी एक जीव रचना, दोनों में अविच्छिन्न संबंध है, दोनों में काफ़ी कुछ समानताएं हैं और इन्हीं समानताओं के आधार पर हम सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के प्रकारों को समझ सकते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ब्राउन ने सावयवी संरचना की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 3 समानताओं पर आधारित बताया है। यानी ब्राउन ने जो सावयवी संरचना और सामाजिक संरचना के बीच में जो समानताएं बताई हैं, उन समानताओं को मुख्य रूप से उन्होंने 3 प्रकार के आधारों पर उसको एक्सप्लेन किया है, उसकी व्याख्या की है। उनका ये कहना है कि जैसे जो सावयवी संरचना है, यानी ये जो एक जीव रचना है, उसकी 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली है रचना शास्त्र, दूसरी है शरीर शास्त्र और तीसरी है उद्विकास। यानी जितने भी इस धरती पर जितने भी जीव हैं, जितने भी सावयव हैं, सावयव का मतलब जिनके पास अपनी एक शरीर है, शरीर का मतलब, सावयव का मतलब ही शरीर होता है। यानी इस धरती पर जितने भी जीव हैं जिनकी एक शरीर है, जिनकी एक रचना है, उस सावयवी संरचना की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। यानी हर सावयव का उसकी एक रचना होती है, उसका एक रचना शास्त्र होता है। अर्थात जो सावयव की जो संरचना होती है वो उसका निर्माण विभिन्न अंगों से, विभिन्न इकाइयों से मिल करके हुआ होता है। यानी जो सावयव होता है वो अखंड व्यवस्था नहीं होता है, वो कई खंडों में, कई भागों में, कई इकाइयों में, कई अंगों में विभाजित होता है। तो जो सावयव की रचना होती है वो विभिन्न अंगों से होती है। दूसरी विशेषता सावयव की होती है कि सावयव का एक शरीर शास्त्र होता है। शरीर शास्त्र से ब्राउन का आशय ये है कि शरीर का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं, जो विभिन्न अंग हैं, उनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। जैसे आप देखें तो शरीर का निर्माण हाथ, पैर, मुंह, नाक, आंख, दांत, इन अंगों से मिलकर के हुआ है। तो ये शरीर की रचना हुई, यानी इन शरीर के इन विभिन्न अंगों से, हाथ, पैर, मुंह, आंख, सिर और धड़ से को मिला करके हमारी एक शरीर बनती है। और ये जो शरीर बनती है, जिसका कि निर्माण विभिन्न अंगों से होता है, इन अंगों का अलग अलग पृथक पृथक कार्य होता है।
तो ये हो गया शरीर शास्त्र। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई सावयवी संरचना की, वो ये कि सावयवी संरचना का उद्विकास होता है। यानी उद्विकास का मतलब ये हुआ कि ब्राउन का मानना है कि जो हमारी जो शारीरिक संरचना है, जो सावयवी संरचना है, उसका निर्माण धीरे धीरे उद्विकासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्रमशः निरंतर जो है वो सरलता से जटिलता की ओर होता चला जाता है। यानी जो सावयवी संरचना है उसकी तीन मुख्य विशेषताएं हैं कि उसका एक रचना होती है जो विभिन्न अंगों से मिलकर के बनी हुई होती है, और ये जो विभिन्न अंग हैं उनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, और इस शरीर का जो निर्माण हुआ होता है वो धीरे धीरे क्रमशः आंतरिक शक्तियों के क्रियाशील होने से धीरे धीरे उनका उस जीव का विकास होता है, उस जीव का निर्माण होता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारी जो मानव शरीर है, वो पहले माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में आती हैं, उसके अंग अवयव स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका उद्विकास होता है, उसके अंग अवयव स्पष्ट होने लगते हैं, उसके हाथ मुंह नाक दांत बनने लगते हैं, धीरे धीरे उसके अंग विकसित होने लगते हैं, और उन अंगों के में उद्विकास के प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे जो भ्रूण है वो धीरे धीरे उसका आकार विकसित होने लगता है, और हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर धीरे धीरे मृत्यु की अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ब्राउन ने सावयवी संरचना की विषय वस्तु को तीन भागों में बांटा है: रचना शास्त्र, शरीर शास्त्र और उद्विकास। ब्राउन का मानना है कि ये जो तीनों विषय ऊपर हमने आपको बताए, रचना शास्त्र, शरीर शास्त्र और उद्विकास, ये तीनों ही विषय सामाजिक जीवन पर लागू होते हैं, सामाजिक जीवन में के ऊपर सामाजिक जीवन में विद्यमान होते हैं। अर्थात हम सामाजिक संरचना को देख सकते हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों से होता है। तो व्यक्ति के रूप में जो हमारी सामाजिक संरचना है उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो समूह है समाज के, इन समूहों को, इन व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। यानी सामाजिक संरचना की भी एक रचना होती है जिसका निर्माण व्यक्तियों से, समूहों से, संस्थाओं से, समितियों से मिलकर के होता है। सामाजिक संरचना के का भी एक शरीर शास्त्र होता है। शरीर शास्त्र से आशय ये है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले ये जो विभिन्न व्यक्ति हैं, समूह हैं, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, ये अपने अलग अलग कार्यों को करते हुए सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। और सामाजिक संरचना का भी सावयवी संरचना की तरह से उद्विकास होता है। यानी जो हमारा समाज है वो एक दिन में नहीं बनता है। समाज का निर्माण धीरे धीरे कई वर्षों, कई हजार वर्षों की जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन सामाजिक प्रक्रियाओं के निरंतर क्रियाशील होने से धीरे धीरे समाज बनता है। यानी ब्राउन का मानना है कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। समाज का निर्माण एक दिन में या कुछ निश्चित समय में नहीं होता है, बल्कि ये धीरे धीरे निरंतर जो है वो कई वर्षों की सामाजिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। तो इस तरह से ब्राउन ने अपने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में सामाजिक संरचना और सावयवी संरचना के बीच में अविच्छिन्न संबंध का उल्लेख किया है। यानी आप कह सकते हैं कि ब्राउन का जो प्रकार्यवाद है वो सावयवी संरचना और सामाजिक संरचना के बीच में जो समानताएं हैं उन समानताओं के ऊपर आधारित है। हालांकि रेडक्लिफ ब्राउन ने आगे अपने अध्ययन में सावयवी जीवन और सामाजिक जीवन में कुछ अंतर का भी उल्लेख किया है। यानी अभी तक जो ब्राउन ने सामाजिक जीवन और सावयवी जीवन में समानताओं का उल्लेख किया है, आगे चल कर के ब्राउन ने सामाजिक जीवन और सावयवी जीवन में कुछ अंतरों का, कुछ भेद का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना और सावयवी संरचना में कुछ मौलिक अंतर होते हैं, और ये अंतर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: आकारिकी का अंतर, इकाइयों के पृथक अस्तित्व में अंतर और स्वतंत्रता में अंतर। यानी ब्राउन का मानना है कि सामाजिक संरचना और सावयवी संरचना में आकार का अंतर होता है और इकाइयों के
पृथक अस्तित्व में अंतर होता है और उनकी स्वतंत्रता में अंतर होता है। यानी एक सामाजिक संरचना की जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं उनकी आकारिकी में परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता जाता है, परंतु जो स्वायवीय संरचना होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एक जीव जो है वो दूसरे जीव का आकार नहीं ले सकता है। आप देखेंगे कि जो सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो अपने कार्यों में परिवर्तन कर लेती हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव होता रहता है, लेकिन जो शरीर का निर्माण करने वाले जो विभिन्न अंग हैं इनके आकार में कोई बदलाव नहीं होता है, उनका आकार जैसा है वैसा ही रहता है। यानी जो बिल्ली है वो कुत्ते का शरीर नहीं धारण कर सकती और जो स्त्री है वो पुरुष में नहीं बदल सकता। स्त्री की शारीरिक संरचना और पुरुष की शारीरिक संरचना में अंतर है, उनके आकारिकी में अंतर है, दोनों एक दूसरे का आकार नहीं ले सकते। दूसरा अंतर उन्होंने बताया था कि इकाइयों के पृथक अस्तित्व में अंतर, यानी शरीर संरचना के जो विभिन्न अंग हैं, जो विभिन्न इकाइयां हैं, उनका शरीर से अलग हट करके कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमारे हाथ का, हमारी आँख का, हमारे हार्ट का, हमारे लीवर किडनी का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि वो शरीर व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो समाज से अलग हट करके भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो जाती हैं। एक तीसरा अंतर है स्वतंत्रता में अंतर। स्वतंत्रता में अंतर का मतलब ये हुआ कि शरीर का निर्माण करने वाले जो विभिन्न अंग हैं वो अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी उनके कार्य अलग अलग हैं। एक इकाई दूसरे इकाई का कार्य नहीं कर सकती। जैसे जो हाथ का कार्य है वो हाथ ही कर सकता है और जो आँख का काम है वो आँख ही कर सकती है, दूसरा अंग उस कार्य को नहीं कर सकता है। लेकिन सामाजिक संरचना में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, जो संस्थाएं हैं, वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने बदली हुई दशा के साथ अनुकूलन कर लेते हैं और बदली हुई दशा में अनुकूलन करने से उनके कार्य में अंतर आता जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकार्यवाद है वो मैलिनोव्स्की के प्रकार्यवाद से कुछ भिन्न है। यानी जो, यद्यपि आपको मैंने पहले बताया कि जो मानव शास्त्रियों में रेडक्लिफ ब्राउन दूसरे प्रकार्यवादी हैं, यानी सबसे पहले मैलिनोव्स्की ने सांस्कृतिक प्रकार्यवाद का उल्लेख किया था, जिसकी चर्चा आप हमारे पहले वाले वीडियो में सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोव्स्की के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में कुछ मौलिक अंतर है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने सांस्कृतिक तत्वों के कार्यों के द्वारा व्यक्ति के अस्तित्व पर जोर न देकर के समाज के अस्तित्व को प्रधानता दी। यानी जो मैलिनोव्स्की का जो सांस्कृतिक प्रकार्यवाद है उसमें व्यक्ति के अस्तित्व को प्रधानता दी गई है, उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। लेकिन जो रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है उसमें ब्राउन ने व्यक्ति के अस्तित्व की अपेक्षा समाज के अस्तित्व को अधिक प्रधानता दी है। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने प्रकार्यवाद को परिभाषित करते हुए प्रकार्यवाद के बारे में लिखा है कि सांस्कृतिक तत्व जो कार्य करते हैं उनसे अंतिम रूप में समाज का एक अस्तित्व बना रहता है अथवा बना रहना संभव होता है। यानी उनके कहने का मतलब ये हुआ कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं उन विभिन्न इकाइयों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार का कार्य किया जाता है, उनके द्वारा जो सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया जाता है, उसी योगदान के कारण, उनके प्रकार के कारण ही उस सामाजिक संरचना का या सांस्कृतिक संरचना का अस्तित्व बना रहता है या बना रहना संभव हो पाता है। अपने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने सांस्कृतिक संगठन की स्वायवीय संगठन से तुलना की है। यानी जो रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकार्यवादी विचार है उसमें उन्होंने सांस्कृतिक संगठन को स्वायवीय संगठन से तुलना की है, उसकी समानता के आधार पर इसकी व्याख्या की है। अगर आप रेडक्लिफ ब्राउन के
ये प्रकार्यवाद संबंधी विचार को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो आप इसको इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो सावयव हैं वो अनेक कोष्ठों या अंगों और इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी सावयव का मतलब हुआ एक शरीर रचना, एक जीव रचना जो है वो अनेक अंगों, अनेक इकाइयों की एक संगठित रचना होती है। विभिन्न छोटे बड़े अंग अवयव मिल करके व्यवस्थित रूप में आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक सावयव बनाते हैं, एक जटिल व्यवस्था को बनाते हैं। और ये सावयव यानी जो शरीर है, शरीर संरचना है, उसका जो निर्माण विभिन्न अंगों से हुआ है। आप देखेंगे इसमें जो शरीर का निर्माण करने वाले जो प्रत्येक अंग हैं उनका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग कार्य करने के बाद भी वे एक दूसरे से परे नहीं होते हैं। यानी उनके बीच में अंतर्निर्भरता होती है, पराश्रितता होती है। यानी एक अंग अपना अपना काम करने के बाद वो दूसरे अंग के कार्य के ऊपर आश्रित होता है और इसी कारण से सावयवी संगठन का अस्तित्व बना रहता है। कहने का मतलब जैसे आपको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहें तो जैसे चलने का काम है पैर का उपयोग हम चलने के लिए करते हैं, लेकिन पैर जो है अपने इस कार्य को ठीक तरह से तभी कर सकता है जब उसमें आँख का भी उपयोग हो, इसमें हाथ भी उसका सहयोग करे, शरीर का जो मस्तिष्क है वो भी इसमें सहयोग करे, शरीर के जो दूसरे अंग अवयव हैं वो पैर के इस कार्य में सहयोग करें, तभी पैर जो है वो अपना कार्य ठीक तरीके से कर सकता है। अन्यथा पैर अपने लिए जो निर्धारित कार्य है उस कार्य को अकेले ठीक तरीके से पूरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सावयवी संरचना का निर्माण करने वाले जो विभिन्न अंग हैं वो दो प्रकार के कार्य कर रहे हैं। एक कार्य उनका जो अपने लिए पूर्व निर्धारित है वो कर रहे हैं, जैसे हाथ का काम पकड़ना, पैर का काम चलना, आँख का काम देखना, मुंह का काम बोलना। तो ये उस पर्टिकुलर अंग के उस अंग के अपने अलग अलग कार्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा वो कार्य महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के कार्य में सहयोग दे रहे हैं। और ब्राउन का कहना है कि इसी कारण से एक दूसरे के सहयोग देने से ही उनके शरीर की जो संरचना है उसमें संगठन और उसका अस्तित्व बना रहता है। और इसी तरह से उन्होंने संस्कृति के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति भी विभिन्न सांस्कृतिक तत्व और इकाइयों से मिलकर के बनी हुई होती है। यानी संस्कृति भी सावयवी संरचना की तरह से अखंड व्यवस्था नहीं होती है, इसका निर्माण अनेक इकाइयों से, अनेक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये जो विभिन्न तत्व हैं, संस्कृति के जो विभिन्न तत्व हैं, ये अलग अलग कार्य, अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं करते रहते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है संस्कृति की कि ये संस्कृति का निर्माण करने वाले जो विभिन्न अंग हैं वो अलग अलग कार्य करने के बावजूद संस्कृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनमें पारस्परिक निर्भरता या कह लीजिए कि पराश्रितता विद्यमान होती है, जिसके कारण से ही संस्कृति का अस्तित्व बना होता है। ब्राउन का कहना है कि जब तक संस्कृति जीवित है तब तक उसमें अंतर संबद्धता और संगठन बना रहना आवश्यक है। और ये उनके बीच में अंतर संगठन और उनके बीच में जो अंतर निर्भरता है और इसी के कारण ही संस्कृति का या सांस्कृतिक तत्वों का अस्तित्व बना रहता है। यानी ब्राउन का ये कहना है कि संस्कृति का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि उसके जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्व हैं उनके बीच में अंतर संबद्धता बनी रहती है, तभी तक संस्कृति का अस्तित्व भी बना रहता है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि सावयवीवाद और प्रकार्यवाद के बीच में अविच्छिन्न संबंध है। अंत में हम लोग एक निष्कर्ष के रूप में रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकार्यवाद के बारे में कह सकते हैं कि ब्राउन का मानना है कि सामाजिक संरचना के प्रारूप में होने वाला परिवर्तन बड़ी सीमा तक सामाजिक इकाइयों के प्रकारों के ऊपर निर्भर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना को समझने के लिए उन निर्माणक इकाइयों
के प्रकारों को समझना आवश्यक है, जिनके आधार पर उस संस्कृति का या उस सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ होता है। तो इस तरह से आज की इस चर्चा में आप रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकारवाद के बारे में जो विचार हैं उसको आप समझ पाए होंगे। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें।